Hello, everyone. A very good morning to all of you, and I welcome you to the series of explained editorials of द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आज है 14 अप्रैल और मैं दोनों न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लेकर आई हूँ और ऐसी थीम पर लेकर आई हूँ जो कि रिपीट ना हो रही हो। जैसे कि गवर्नर से रिलेटेड एडिटोरियल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो नाउ कंटिन्यूसली उसी तरह के टॉपिक पे एडिटोरियल आ रहे हैं, सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, सो दैट आई एम नॉट ब्रिंगिंग। ओके, चलो, तो लेट्स स्टार्ट। जो लोग यहाँ पर नए हैं उनको मैं इसका फॉर्मेट बता देती हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पिकिंग अप इंपॉर्टेंट एडिटोरियल फ्रॉम बोथ द न्यूज़पेपर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, उस एडिटोरियल में जो शॉर्ट और क्रिस्प पॉइंट्स होते हैं वो तो मैं बता ही देती हूँ, साथ में कुछ और डायमेंशंस वैल्यू एडिशन के साथ इनकॉर्पोरेट करती हूँ अलॉन्ग विद सम कोट्स एक्सेट्रा। एंड आई ऑल्सो टेल यू कि ये आपके कौन से सिलेबस के कौन से टॉपिक के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये द हिंदू का एडिटोरियल है, दैट इज सेविंग ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ सीड्स। ठीक है, ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ सीड्स को सेव करने के ऊपर ये बता रहा है। इट इज टेलिंग अबाउट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ सीड सेव नहीं हो पा रही है। ओके, इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं एंड व्हाट कैन बी दी वे फॉरवर्ड। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन, और जो भी इस क्वेश्चन में पॉइंट्स लिखे हुए दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द एडिटोरियल एज वेल और डिस्कस्ड इन द एडिटोरियल। फर्स्ट इज discuss the significance of conserving traditional varieties of seeds in the context of climate resilience and food security. Highlight the key challenges and suggest a comprehensive strategy. तो सबसे पहले significance क्या है, ठीक है, especially in the context of climate resilience and ensuring food security. Then क्या क्या challenges है और क्या एक strategy हो सकती है। ये आपके जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इंडिया विद इट्स एग्रो बायोडाइवर्स हेरिटेज, दैट इज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज हम ग्रो कर सकते हैं। हैज नर्चर्ड thousands of traditional seed varieties for centuries. However, recent decades में हम देख रहे हैं कि ये रैपिडली रिप्लेस किए जा रहे हैं बाय हाई यील्डिंग हाइब्रिड। हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स मतलब कि जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ओके, बट उसके कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी है हमको, जैसे कि उसमें पेस्टिसाइड्स लगाने पड़ते हैं, वाटर हमको ज्यादा देना पड़ता है, एक्सेट्रा। This trend raises critical concerns in the context of climate change, depleting soil health and nutritional insecurity. ठीक है, इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं होता है इनमें, सॉइल हेल्थ, क्योंकि हम जब पेस्टिसाइड्स लगा रहे हैं तो सॉइल डिग्रेड हो रहा है। दूसरी बात, अगर हम पानी ज्यादा यूज करें तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, अगेन इम्पैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। ये जो एडिटोरियल है फ्रॉम हिंदू, ये बता रहे हैं द अर्जेंसी ऑफ कंजर्विंग ट्रेडिशनल वेराइटीज टू बिल्ड अ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फूड सिस्टम। ठीक है, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि ड्रॉट्स, फ्लड्स, हीट वेव्स एक्सेट्रा। इंडिया अगर ड्रॉट आ रहा है तो ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो इंडिया के जो फूड प्रोडक्शन सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना दिया है ना। Ironically, the very seeds capable of withstanding such conditions, ठीक है, जो seeds capable थे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वाटर स्कार्स रीजन है तो वहां आप मिलेट्स लगाओ रादर देन ग्रोइंग राइस ओवर देयर, है ना। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, आर बीइंग साइडलाइन। अकॉर्डिंग टू ट्राइबल एग्रो बायोडाइवर्सिटी सेंटर, इंडिया इज एट अ क्रिटिकल जंक्शन वेयर एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक चॉइस नहीं है। ठीक है, ये आपके पास एक चॉइस नहीं है कि आप ट्रेडिशनल सीड्स प्रिजर्व करो, इट इज अ नेसेसिटी। अगर आपको क्लाइमेट चेंज से डील करना है, अगर आपको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, तो आपको ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। नाउ चैलेंजेस क्या क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो जो मार्केट है और जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस है वो है टुवर्ड्स हाइब्रिड क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न दोनों ही बहुत ज्यादा स्क्वीड है। हम इतना ज्यादा मिलेट वगैरह तो डिमांड करते नहीं है, मोस्टली हम क्या चावल आटा यही सब यूज करते हैं। दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की वजह से वो ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ सीड्स को इतना ग्रो नहीं कर रहे। ट्रेडिशनल ग्रेन्स जैसे कि मिलेट्स, पल्सेस, इंडिजिनस राइस इग्नोर हो रहे हैं क्योंकि उनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है ना। जिस चीज की डिमांड नहीं होगी हम वो क्यों ग्रो करेंगे। देन इन एडिकेट हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ताकि हम सीड्स को अच्छे से कंजर्व कर सके। ट्रेडिशनल सीड्स रिलाई ऑन लोकल एक्सचेंज एंड स्टोरेज। इंडिया के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं है ऑफ कम्युनिटी सीड बैंक्स लिमिटिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो वन इज डिमांड नहीं है एंड अदर इज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ताकि हम सीड्स को कंजर्व कर सके। देन पॉलिसी प्रायोरिटीज फेवरिंग हाई यील्ड वेराइटीज। अब क्या है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी इसी तरफ है जो कि HYV सीड्स की तरफ ज्यादा फेवर कर रही है। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज दी गवर्नमेंट पॉलिसी का भी टिल्ट उसी तरफ है। ओके, पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसीज हैव फोकस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी,
नॉट रेजिलियंस। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमारा मेजर टारगेट ये था ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, बट अब आज दिक्कत ये है कि प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन क्लाइमेट रेजिलियंट नहीं है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और सब्सिडीज ओवरवेलमिंगली फेवर करते सिलेक्टेड क्रॉप, जिससे कि इंडिजिनस, जो कि जैसे कि इंडिजिनस वेराइटी ऑफ राइस, ये हमारे मिलेट्स वगैरह इग्नोर हो रहे हैं। रिसर्च नहीं है इतनी ज्यादा, हमें नहीं पता है कि जब स्पेशली फार्मर्स को नहीं पता है कि इन सीड्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एम्फेसाइजेस यील्ड एनहांसमेंट रादर देन पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो हमारी एग्रीकल्चरल रिसर्च है वो भी मेजरली किस पे फोकस कर रही है, यील्ड बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। इस चीज पे वो लोग फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ानी है सीड्स की। दिस इज लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है इन इंप्रूविंग ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज थ्रू फार्मर साइंटिस्ट कोलैबोरेशन, है ना। फिर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी नहीं है फार्मर्स के लिए, क्योंकि इन तरह की वेराइटीज से जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उस पे कोई एमएसपी वगैरह मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो फार्मर्स भी व्हीट और राइस ही उगाते रहते हैं ना। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या है? क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, ट्रेडिशनल सीड्स ऑफन possess नेचुरल रेजिस्टेंस टू ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड पेस्ट, लूजिंग देम रिड्यूसेस क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, व्हीट और राइस में इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे मिलेट्स आ रहे हैं जैसे कि कोदो कुटकी। ओके, इनमें हर को एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ग्लूटेन फ्री एक्सेट्रा, तो इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे व्हीट और मिलेट में नहीं होते हैं। ठीक है, सॉरी, हमारे व्हीट और राइस में नहीं होते। फिर सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, पानी ज्यादा चाहिए, पेस्टिसाइड्स आपको लगाने हैं। ओके, देन कल्चरल हेरिटेज हमारा लूज हो रहा है, हमारी जो ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ सीड्स थी जिसके लिए इंडिया जाना जाता था वो हमारा हम छोड़ रहे हैं। देन फूड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी, क्योंकि क्रॉप फेलियर ज्यादा है। दूसरी बात, इनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। वे फॉरवर्ड, एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी चाहिए। सो बेसिकली चैलेंजेस का ऑपोजिट ही वे फॉरवर्ड होता है, दैट इज हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओ। आप इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो। आप इंसेंटिव्स नहीं दे रहे हो, इंसेंटिव्स दो। ठीक है, यही होगा देखना। रिकॉग्निशन ऑफ फार्मर्स राइट एंड नॉलेज। ठीक है, पहली बात तो एम्पावर फार्मर्स थ्रू लीगल रिकॉग्निशन ऑफ देयर रोल इन कंजर्विंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी। सो बेसिकली इट इज सेइंग कि जो फार्मर्स इसको प्रिजर्व कर रहे हो उनको एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई करो। जैसे कि आप लोग पढ़ना है, एमपी में एक लहरी बाई है। ओके, उनको काफी सारे अवार्ड्स मिले फॉर कंजर्विंग ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ सीड्स। तो इस तरह का जब आप रिकॉग्निशन करोगे ना तो इट वुड बी रियली गुड। फिर सीड बैंक्स आप स्ट्रेंथन करो, हमने पढ़ा था हमारे पास प्रॉपर सीड बैंक्स नहीं है ना। प्लांट ब्रीडिंग, दैट इज फार्मर साइंटिस्ट कोलैबोरेशन, की कैसे ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज को हम यूज कर सकते हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स आपको लेकर आने, रियलाइन सब्सिडीज एंड प्रोक्योरमेंट टू इंक्लूड ट्रेडिशनल क्रॉप्स, है ना। जैसे कि हम उड़ीसा के मिलेट मिशन से सीख सकते हैं। ओके, जिसको अक्रॉस इंडिया आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मार्केट एंड प्रोसेसिंग सपोर्ट दे दो आप, लोकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, अवेयरनेस, ब्रांडिंग कैंपेन्स, न्यूट्रिशनल इकोलॉजिकल बेनिफिट्स बताओ, तभी तो लोग उसकी डिमांड करेंगे, है ना। इन कंपैरिजन टू 5 years अगो, आज तो फिर भी अब मिलेट की डिमांड ज्यादा हो रही है। हम हमें अगर आप लाइक, अगर मैं सर्दियों में अपना इंस्टाग्राम देखती हूँ, इट इज लाइक बाजरे से ये बना लो, मक्के से ये बना लो, तो अभी फिर भी धीमे धीमे अवेयरनेस बढ़ रही है। ओके, प्लेटफॉर्म्स लाइक स्कूल मील्स, हॉस्पिटल्स, राशन शॉप्स टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड डिमांड। नाउ अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है टुवर्ड्स प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ सीड्स। तो पहला तो हमारे पास है उड़ीसा का मिलेट मिशन। ठीक है, क्या है? पायनियरिंग इनिशिएटिव टू प्रमोट मिलेट्स थ्रू फार्मर इंसेंटिव, सीड कंजर्वेशन एंड मार्केटिंग। ठीक है, देन अनदर इज नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो फोकस करता है ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रमोटिंग ट्रेडिशनल वेराइटीज। फिर हमारे पास है परंपरागत कृषि विकास योजना, जो अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस करता है, जहां पे ट्रेडिशनल सीड्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ओके, फिर नेशनल जीन बैंक है, स्टेट सीड बैंक है ना। Preserving traditional seeds is not merely an act of cultural preservation. It is central to India's food security, nutritional well-being, ecological sustainability. Coordinated efforts के साथ policy reform, market alignment, scientific innovation, community participation, हम ट्रांजिशन कर सकते हैं टू अ मोर रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव फूड सिस्टम। ठीक है, द टाइम टू एक्ट डिसिसिवली इज नाउ। ओके, अब इसके बाद एक फ्लो चार्ट भी इस पे मैंने दे दिया है आप लोगों को, माइंड मैप टाइप ऑफ। ठीक है, तो अब मैंने आपको समझा दिया, अब आपको दोबारा से अगर ये रिवाइज करना है, यू जस्ट सी द माइंड मैप, आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक्सट्रीम वेदर वेदर इवेंट्स है। ठीक है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट। फिर हमारे पास एक डेटा था जो अर्जेंट कॉल फॉर कंजर्वेशन बोल रहा है। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है? डिमांड नहीं है, हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, पॉलिसी गैप्स है। ठीक है, इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं? क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सॉइल डिग्रेडेशन, कल्चरल लॉस, फूड सिक्योरिटी थ्रेट।
वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, चैलेंजेस का ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, पॉलिसी, ठीक है, ये सब। फिर डिमांड बढ़ाओ, ब्रांडिंग कैंपेन्स, उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमने देखे, जैसे कि उड़ीसा मिलेट मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल जीन बैंक, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, बस यही सब लिखना है और बढ़िया सा आंसर आप लोगों का बन जाएगा। तुम लोग इसको देख तो रहे हो लेकिन आंसर्स नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो आइदर ऑन माय यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के भेजो, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप में आप भेज सकते हो ये आंसर्स लिख के। आई विल बी टेलिंग जो भी बेस्ट आंसर होगा उस पर डेफिनेटली मैं कमेंट करूंगी। अनदर थिंग इज कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, सो इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पे, विच इज अ ग्लोबल टैलेंट हब। सो पहले मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता देती हूँ व्हाट दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट। सो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, कंट्रीज इन यूरोप, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास लेबर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं, दैट इज वी कैन लुक फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको भी हम रीप कर लेंगे और उन कंट्रीज के साथ भी ठीक हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस एडिटोरियल। अब इसमें हम बात कर लेते हैं। सो इंडिया इज यूनिकली पोजिशन टू बिकम अ ग्लोबल टैलेंट हब, डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज, बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, बेसिकली इस एडिटोरियल में मेनली इट इज टॉक्ड अबाउट कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और क्या अपॉर्चुनिटीज है, बट मैंने उसके साथ साथ आपको बेनिफिट्स भी बता दिए, चैलेंजेस भी बता दिए हैं, ठीक है, और आपको एक कोड भी दे दूंगी। ओके, तो दैट इज देयर, ठीक है। तो मैं सारे डायमेंशंस कवर करते हैं अपार्ट फ्रॉम द एडिटोरियल एज वेल। ओके, चलो तो यहाँ पर अभी इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि इंडिया ग्लोबल टैलेंट हब बनने वाला है, ठीक है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड है टू लीवरेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये आपके कौन कौन से पेपर के साथ, कौन कौन से टॉपिक के साथ लिंक करता है। सो हियर इट इज, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इन टॉपिक के साथ ओवरलैप करता है। जीएस पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, क्योंकि इसमें बात हो रही है, ठीक है, इंडिया एंड इट्स डायस्पोरा से भी लिंक करता है। बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट, जैसे कि बायलेटरल लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन माइग्रेशन, इन सब टॉपिक्स के साथ ये लिंक्ड है। जीएस पेपर 3 में आपको ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर। जीएस पेपर 4 में इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन, जैसे कि यूएई वगैरह में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके राइट्स इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं रहते, तो वहां से इसको हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे पेपर में आप देख सकते हो इस तरह से कुछ टॉपिक्स पूछे गए हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, मिथ और रियलिटी, इंडिया सॉफ्ट पावर, रोल ऑफ इट्स पीपल अब्रॉड, स्किलिंग इंडिया फॉर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ऐसे के क्वेश्चन हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी था, हार्नेसिंग द ह्यूमन कैपिटल, द न्यू इकोनॉमिक फ्रंटियर। ओके, चलो सबसे पहले इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग अ लेबर क्राइसिस, ठीक है, जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान एक्सेट्रा, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दी वर्किंग पॉपुलेशन। हाउएवर इंडिया में ऑपोजिट है, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दी ओल्ड एज पॉपुलेशन, लेकिन इतनी ज्यादा हम जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे। सो इन दैट सिनेरियो वी कैन लुक फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एज वेल। ठीक है, इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, प्रोजेक्टेड पीक वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ 160 मिलियन बाय 2040। ठीक है, ये डेटा हमको याद रखना है कि हमारे पास कितनी वर्किंग पॉपुलेशन होने वाली है बाय 2040। दिस टाइम इज राइट टू लीवरेज इंडियाज यूथ पोटेंशियल बाय एक्सपैंडिंग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब इसका इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं 2020 और 2040 में। इंडिया कैन कॉन्ट्रीब्यूट 40 to 50 मिलियन टू दी ग्लोबल लेबर फोर्स। 2040 तक हम 160 मिलियन होने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात, ग्लोबल डिमांड भी है, ग्लोबली स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है, आप चाहे यूरोप में देख लो, मिडिल ईस्ट में देख लो, साउथ ईस्ट एशिया में देख लो। ठीक है, 73% राइज इन ट्रक ड्राइवर पोजीशंस, 50% राइज फॉर क्लीनर्स, नर्सेस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये सब इंडिया हम अपने यहाँ से भेज सकते हैं कि लो, ठीक है, हमारा बर्डन भी कम, इन लोगों का भी फायदा। चलो फिर रेमिटांसेस आएंगे, ये लोग वहां पे जाएंगे, बढ़िया डॉलर यूरो में कमाएंगे, हमारे लिए भेजेंगे। ठीक है, सो दैट इज 2023 में इंडिया ने 125, अब इसको हमें सब्सटैंशिएट करना होता है विद द हेल्प ऑफ डेटा, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, है ना। तो 125 बिलियन डॉलर रेमिटांसेस हमको मिले, जो कि 3% ऑफ जीडीपी, इट्स ह्यूज।
फिर माइग्रेंट्स कंप्राइज 13% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, सिग्निफिकेंट कंपेयर टू मेक्सिको, फिलीपींस एंड बांग्लादेश। ओके, आई थिंक इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट माइग्रेंट पॉपुलेशन। ओके, फिर कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसीज जैसे कि इंडिया का मेक इन इंडिया कैन बी ऑगमेंटेड बाय इंडिया फॉर द वर्ल्ड टू एनहांस ग्लोबल। अब हम बता रहे हैं मेक इन इंडिया, एक तो आप हाँ इंडिया में आके बनाओ, इसको साथ साथ आप सप्लीमेंट कर दो इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, आप लोग इंडिया में आके बनाओ, हम भी यहाँ से अपना स्किल्ड वर्कर भेज रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो सब लोग आपस में कोऑपरेट करके चलो। Global circular migration, India can increase its share in global circular migration, sending and receiving talent with structured return pathways. अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? ऑब्वियसली इकोनॉमिक गेन होता है, इनोवेशन होता है, ठीक है, स्किल अपग्रेड होती है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एनहांस होती है, और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जैसे आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल यूएस न्यूक्लियर डील में इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, तो जहां पे भी नेपाल के साथ हम कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा। ठीक है, सो इट्स लाइक कि जहां पे इंडियन डायस्पोरा अगर ज्यादा होंगे तो वहां के लोगों से हमारा कनेक्ट ज्यादा बढ़ेगा, तो आपस में नेशंस में बॉन्ड होमी होगी। अगर अगर इसको पीएसआईआर का मैं देखूं तो पीएसआईआर, जो बच्चे पीएसआईआर के हैं वो इसको लिंक कर सकते हैं विद द फंक्शनलिस्ट अप्रोच। ठीक है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच से आप लिंक कर सकते हो इसको। चलो, नाउ नेक्स्ट चैलेंजेस क्या क्या है? ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बेनिफिट्स हैं, लेकिन देर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ एवरी कॉइन, है ना? तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। दैट इज हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है कि कैसे हम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट बढ़ा पाएंगे। ठीक है, फिर स्किल मैपिंग नहीं है हमारे पास। इंडियन स्किल्स ऑफन डू नॉट अलाइन। स्किल तो है लोगों के पास, लेकिन वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशंस के साथ अलाइन नहीं कर रही है, तो कई बार लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, एब्सेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन सिस्टम बिटवीन मिनिस्ट्रीज, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, फॉरेन एम्प्लॉयर्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से प्रोसेस काफी डिले होती है। माइग्रेशन बैरियर्स है, जैसे कि प्रॉपर बायलेटरल अग्रीमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज आ जाते हैं, लैंग्वेज स्किल्स आ जाती है, वर्कर वेलफेयर गैप्स, देन इनएडिकेट प्रोटेक्शन है। ठीक है, लोगों को वहां भेज तो देंगे, लेकिन अगर वहां पे उनके राइट्स वायलेट होते हैं, अगर उनको वहां पे इस्लाम टाइप ऑफ कंडीशंस में रहना पड़ता है, देन व्हाट? ठीक है, उनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस सब सिनेरियो में हम क्या करेंगे? देन वे फॉरवर्ड क्या है? पूरा एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाओ। ठीक है, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट बना दो आप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग डेस्टिनेशन मार्केट्स, नेगोशिएट बायलेटरल लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट्स और स्किल मैचिंग इंश्योर करें। ठीक है, फिर स्किल सर्टिफिकेशन एंड अलाइनमेंट के लिए आप सर्टिफाई करो इंडियन स्किल्स को टू मैच ग्लोबल डिमांड, जैसे कि 15 लाख जीसीसी कंट्रीज जॉब्स रिक्वायर सर्टिफिकेशन। तो आप इस तरह की चीजें करो। जैसे कि इससे हम देख भी सकते हैं कि फिलीपीन का जो टेस्डा मॉडल है वो अलाइन करता है लोकल ट्रेनिंग विद फॉरेन लेबर डिमांड्स, तो हम फिलीपीन से सीख सकते हैं कि भाई ठीक है कैसे कर सकते हैं, है ना? देन लेबर मार्केट इकोसिस्टम, रोबस्ट इकोसिस्टम आप बनाओ, स्टेट लेवल डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट करो, रिटर्न माइग्रेशन पॉलिसीज, अगेन वी कैन लर्न फ्रॉम फिलीपींस री इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स ऑफरिंग वेज असिस्टेंस एंड जॉब काउंसलिंग। ग्लोबल बेंचमार्किंग, हम अगेन कंट्रीज लाइक फिलीपींस से सीख सकते हैं। ठीक है, जिसके ऑलमोस्ट लाइक 60 से ज्यादा बायलेटरल अग्रीमेंट्स है इसके, है ना? तो हम सीख सकते हैं भाई, अगर फिलीपींस कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, सोशल सिक्योरिटी एंड लीगल सपोर्ट। नाउ at last, India is uniquely poised to transform into a global talent powerhouse by strategically utilizing its demographic dividend. अगर हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बनाएं, स्किल सर्टिफिकेशन करें और ग्लोबल फ्रेमवर्क्स इंश्योर करें, तो हम एक सेफ, स्किल्ड और सस्टेनेबल माइग्रेशन कर सकते हैं अपनी वर्कफोर्स का। डेमोग्राफिक डिविडेंड पे एक कोड मैंने दे दिया है, अपने कोड्स फोल्डर में सभी लोग ऐड करेंगे इसको। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज नॉट अ गिवन, इट मस्ट बी अर्न थ्रू स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट इन पीपल। ठीक है, अगर हमने इसको इफेक्टिवली हार्नेस करते हैं, इट कैन बिकम अ की पिलर फॉर इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, boosting economic resilience, enhancing global stature, and uplifting millions. Okay, so that's all about today. Great response from your side. Uh, Thank you so much for watching this video. And if you like it, if you like the video, do share, subscribe, and comment.